अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जमशेद पर केस पार्ट 2। इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा एक शानदार कोठी के सामने पहुंचकर रुक गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए 11 बजे से पहले सड़कें सुनसान हो जाती थीं। उन्होंने दाएं बाएं और पीछे देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। अपनी कार उन्होंने एक तारीख जगह पार्क करी और दबे पांव कोठी की तरफ बढ़े। ये मेजर जाहिद की कोठी थी। उन्होंने कोठी के गिर्द एक चक्कर लगाया। पानी के पाइप के अलावा अंदर दाखिल होने का और कोई रास्ता नजर न आया। उन्होंने पाइप के पास जूते उतारे, उन्हें कोट के जेबों में ठूंसा और पाइप पर हाथ जमा दिए। इससे पहले कि वो पाँव उठाते, एक खौफनाक घबराहट ने उन्हें चौंका दिया। उड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और इनकी यही हरकत इन्हें बचा गई। एक बहुत बड़े जिस्म वाला कुत्ता दीवार से बुरी तरह टकराया। इसके मुंह से एक खौफनाक आवाज़ निकली, लेकिन वो बला की फुर्ती से उठा और इन पर दूसरी छलांग लगाई। लेकिन इस वक्त तक तो इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा तैयार हो चुके थे, लिहाजा कुत्ता दूर तक लुढ़कता चला गया। दूर जाकर वो फिर रुका। शायद बहुत अच्छी तरह तरबियत दी गई थी। बिल्कुल इंसानों के अंदाज में हमला कर रहा था। वो पलटा, चंद लम्हे तक इनकी तरफ देखता रहा और फिर इन पर छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा इसकी जिसामत देखकर कांप उठे। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसकी जद में आ जाऊं तो ये चंद लम्हों में मुझे लहूलुहान कर सकता है। उसी वक्त कुत्ते ने दोबारा छलांग लगाई। वो तैयार थे, बड़ी सफाई से एक तरफ हट गए। इस बार कुत्ते का सर दीवार से टकराया। इसका सर फट गया, खून का फव्वारा निकल कर दीवार पर गिरा और वो गिर कर तड़पने लगा। मरते वक्त इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक निकल रही थी। अगर दिन के वक्त ये वाक़या पेश आया होता तो लोग मारे खौफ के भाग खड़े होते। इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा ने इसे सर पड़ते देखकर पाइप की तरफ कदम बढ़ा दिए। दूसरे लम्हे वो बला की तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे थे। ऐसे में उन्होंने कुत्ते को दम तोड़ते भी देखा। एक दुश्मन से तो निजात मिली, वो बड़बड़ाए। छत पर पहुंचकर उन्होंने जीने को देखा। जीना दूसरी तरफ से बंद था, लेकिन वो साजो सामान से पूरी तरह लेस होकर आए थे। बैग से रेशम की डोरी निकाली और सीढ़ी बनाई और इसे लटकाकर मंदिर की एक उभरी हुई ईंट से बांध दिया। अब वो इसके ज़रिए नीचे उतर रहे थे। जल्द ही वो कोठी के सहन में थे। उन्होंने अपने सामान को चेक किया। जो चीज़ें चालू करना थी इनको चालू किया और आगे बढ़े। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। उन्होंने इसके दरवाजे से कान लगा दिए, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी थी। शायद अंदर मौजूद शख्स रोशनी में सोने का आदी था। उन्होंने ताले के सुराख में से अंदर झांका। ये देखकर इन्हें कदर हैरत हुई कि बिस्तर पर कोई नहीं था, लिहाफ उल्टा पड़ा था। कमरा जिसका भी था वो गुस्लखाने में भी नहीं था, क्योंकि गुस्लखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था और उन्होंने दरवाजे पर दबाव डालकर देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब तो इनकी हैरत बढ़ी। उन्होंने जल्दी से अपनी मास्टर की निकाली और इसे ताले पर आजमाया। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया था। चाबी फर्श पर गिरी नज़र आई। ये इनकी मास्टर की के धक्के से गिरी थी। इन्होंने बगैर कमरे को देखा, गुस्लखाने को भी देखा, लेकिन वो ये ना जान सके कि कमरे का मालिक कहाँ है। अचानक इन्हें मिसरी के नीचे देखने का ख्याल आया। वो झुके और फिर हैरत ज़दा रह गए। मिसरी के नीचे फर्श में एक चौकोर खला नज़र आ रहा था। अब बात इनकी समझ में आई। वो नीचे रेंग गए और आवाज़ पैदा किए बगैर सीढ़ियाँ उतरने लगे। अभी आखिरी सीढ़ी पर पाँव नहीं पहुंचा था कि किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो वहीं रुक गए और अपने हालात का रुख आवाज़ की तरफ कर दिया। कोई दबी आवाज़ में कह रहा था, यस सर। जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया हमारा काम हर तरह ठीक जा रहा है, बस हैरत है तो वो ही। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद आकर इस मामले को बाद में चेक कर लूँगा। ये मंसूबा तो मुकम्मल हो ही जाएगा। दूसरी तरफ की आवाज़ उभरी, यस सर, मंसूबा 100% पूरा होगा। इस तरफ से आप बेफिक्र रहें। लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद को किस तरह तलाश किया जाएगा? अगर हम इसे तलाश ना कर सके तो क्या हुआ सर? इसे इश्तिहारी मुजरिम तो करार दिलवा ही देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जेल में नज़र आए और इसके बाद फांसी के तख्ते पर। हम इसे तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो ना मिला तो फिर आपको जहमत करना होगी। मैं अपनी मुहिम बहुत जल्द मुकम्मल करने वाला हूँ। उस मुल्क का तख्ता अब उल्टा ही चाहता है। इसके बाद इस मुल्क का तख्ता भी उलटने का प्रोग्राम बना लें। इधर से हंस कर कहा गया, ये मेरा काम नहीं, ड्यूटी लगाना हमारे आकाओं का काम है। हम तो बस वो काम अंजाम दे डालते हैं जो हमारे ज़िम्मे लगाया जाए। अच्छा, बस बातें बहुत हो चुकी हैं। अब कल इसी वक्त फिर रिपोर्ट मांगूंगा। ओके सर। इन अल्फाज से पहले ही इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा ऊपर की तरफ से रखने लगे थे, यहाँ तक कि वो इस खला से बाहर निकल आए। अब इस कमरे में रुकने की भी ज़रूरत नहीं थी, चुनांचे वो इस कमरे से बाहर निकल गए।
लेकिन बाहर निकलने से पहले वो ताले के सुराख में चाबी लगा चुके थे। बाहर निकलकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और इस बार मास्टर की से ताला इस तरह लगाया कि दूसरी तरफ चाबी गिर ना सकी। थोड़ी देर बाद कमरे में आहट हुई। उन्होंने मेजर जाहिद को बिस्तर पर लेटते देखा। फिर कमरे की लाइट बुझा दी गई। अब वो पीछे हटे और कोठी के बाकी हिस्सों का जायज़ा लेने लगे। वो 2 घंटे तक कोठी में अपना काम करते रहे। इस दौरान घर के किसी फ़र्द की आंख ना खुली, लिहाजा वो बेखतर काम में मसरूफ़ रहे और फिर रस्सी की सीढ़ी के ज़रिए ही ऊपर पहुँचे, फिर पाइप के ज़रिए नीचे पहुँचे। मुर्दा कुत्ते पर एक नज़र डाली और वापस रवाना हो गए। लेकिन फिर इन्हें एक ज़ोरदार झटका लगा। सड़क के किनारे कोई खड़ा था और इन्हें रुकने का इशारा कर रहा था। ये क्या मुसीबत आ गई, वो बड़बड़ाए। कार की रफ्तार कम करते करते इन्होंने कार इसके बिल्कुल करीब रोक दी। बाहर तशरीफ़ ले आएँ। क्यों, खैर तो है? स्पेशल पुलिस, आप रात के वक्त कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं? मैं आपकी तलाशी लूँगा। तुम्हें अपना कार्ड क्यों ना दिखा दूँ? कार्ड से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े कार्डों वाले जराइम करते फिरते हैं और इन कार्डों की वजह से ही इन्हें चेक नहीं किया जाता। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। खैर, आप पहले कार की तलाशी ले लें। ये कहकर वो नीचे उतर आए। सड़क पर मौजूद लंबे कद के आदमी ने इनकी कार की तलाशी लेना शुरू की, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद ना हो कर सका। अब आप अपनी तलाशी भी दे दें। इससे पहले मैं आपकी तलाशी लूँगा। क्या मतलब? यही तो कानून है। क्या खबर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ बरामद करने के चक्कर में हों और कुछ ना मिलने पर आप अपने पास से कोई गैरकानूनी चीज़ निकाल कर मेरे सर थोप दें। मैं तलाशी देने का पाबंद नहीं हूँ, तब आप मेरी तलाशी भी नहीं ले सकते। अरे हाँ, आप अपना कार्ड तो दिखा ही सकते हैं। इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा चौंक कर बोले। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ये कहकर इसने जेब में हाथ डाला। इसी वक्त इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा हरकत में आए। इनका हाथ इसके नाक पर पूरे ज़ोर से लगा। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और धम से गिर पड़ा। शुक्रिया दोस्त, इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा शोख लहजे में बोले और इस पर झुक गए। अब वो तेज़ी से इसकी तलाशी ले रहे थे, लेकिन अचानक इन पर 6 आदमियों ने एक साथ छलांग लगा दी। वो औंधे मुँह गिरे। इनकी तरफ से बिल्कुल बेखबर जो थे, इन्हें आसपास की इनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था और फिर इन्हें कोई होश ना रहा, क्योंकि 6 में से एक ने इनके सर पर कोई वज़नी चीज़ दे मारी थी। आँख खुली तो वो इसी तहखाने में थे जिसमें मेजर जाहिद वायरलेस सेट पर बात कर रहा था। मेजर जाहिद एक कुर्सी पर बैठा नजर आया। इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नाच रही थी। इन्हें होश में आते देखकर वो बोला, होश में आना मुबारक हो इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा। इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा, उन्होंने हैरत ज़दा अंदाज में कहा, क्योंकि वो तो मेकअप में थे। इन्हें आईना दिखाओ भाई, वो बोले। एक गुंडा आईना इनके सामने ले आया। इसमें इन्हें अपनी असल शक्ल नज़र आई, जिसका मतलब ये था कि इन्होंने बेहोशी की हालत में इनका मेकअप उतार दिया था। ओहो, मैं तो वाकई इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा हूँ, वो मुस्कुराए। चलो शुक्र है, आपको यकीन तो आया। ये सुनकर शायद आपको बहुत सदमा हुआ होगा कि हमने आपके पास से बरामद होने वाली इस माइक्रो फिल्म को जला डाला है, जो आपने यहाँ तैयार की थी। ये जानकर खुशी हुई, अभी और होगी। वैसे जीराल के जहन की भी दाद देना पड़ती है, वो तुम लोगों की रग रग से वाकिफ़ है। क्यों, क्या हुआ? इस वक्त दाद देने का ख्याल किस तरह आ गया? इनके लहजे में हैरत थी। इन्होंने पहले ही ये ख्याल जाहिर कर दिया था कि इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा मेकअप में यहाँ ज़रूर आएंगे। बहुत खूब, इसीलिए मैं पकड़ा गया। और हाँ, और ऐसे पकड़े गए कि बस क्या कभी पकड़े गए होंगे। अफसोस, अब आप अदालत में केस की पैरवी भी नहीं कर सकेंगे। वो क्यों? इन्होंने हैरान होकर पूछा। वो इसलिए कि हम आपको अब कैसे जाने दे सकते हैं। आप तो हमारे राज जान चुके हैं। पहला राज ये कि जीराल का हमसे बाकायदा रब्ता है। दूसरा ये कि इंस्पेक्टर जमशेद पर मुकदमा सोचे समझे मंसूबे के तहत कायम कराया गया है। तीसरा ये कि मेरी कोठी के इस कमरे के नीचे एक तहखाना भी है। इन सब बातों के अलावा आपने जो फ़िल्म तैयार की थी, अगरचे वो अब अदालत में पेश की जाने के काबिल नहीं रही, तो हम आपको फिर भी हम अदालत तक नहीं जाने दे सकते। आपकी मर्ज़ी। मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने बेचारगी के आलम में कहा। मेरा ख्याल है मिस्टर जिराल से मौजूदा सूरत हाल के बारे में मशवरा कर लिया जाए, मेजर जाहिद ने खुद से कहा, और दीवार में बना एक खुफिया खाना खोल डाला। इसमें वो सेट मौजूद था जो शायद ख़ास किस्म का था, तभी आम सेटों से मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद सिलसिला मिल गया। मैंने कहा था अब कल मुलाकात होगी। जिराल का लहजा बहुत नाखुशगवार था। एक मजबूरी के तहत ऐसा करना पड़ा है। अच्छी बात है, बताओ, इसने कहा। मेजर जाहिद ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई और आखिर में बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा को कैद में रखा जाए। अब केस इनकी अदम मौजूदगी में चलेगा। ये अदालत में हाजिर नहीं होंगे और इस तरह और ज़्यादा बदनाम होंगे, क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत होगा।
ओके सर, आपकी हिदायत पर अमल किया जाएगा। ये भी सुन लें कि ये हज़रात कैद से निकल भागने के बहुत माहिर हैं। इस बात का ज़बरदस्त इम्कान है कि ये भी यहाँ से निकल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बिल्कुल नाअहल करार दे दूँगा और अकाउंट से कह दूँगा कि आपको यहाँ से हटा दिया जाए। नहीं, आप फ़िक्र ना करें। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा यहाँ से फ़रार नहीं हो सकेंगे। अरे हाँ, क्यों ना इनका काम तमाम कर दिया जाए। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ये मेरे ज़ाती शिकार हैं, इन सब को मैं अपने हाथों से मारूँगा, जीराल ने कहा। जैसे आपकी मर्ज़ी। हर कदम पर रुकावट खड़ी कर दो, यानी ये फ़र्ज़ कर लें कि ये इस तहख़ाने से निकलने में कामयाब हो जाएँगे, लिहाज़ा बाहर भी कदम-कदम पर रुकावटें होनी चाहिए। एक बात और, अगर कोई और सूरत नज़र ना आए, यानी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि इन्हें जान से मारे बगैर काम ना निकल सके, तो फिर मेरी तरफ़ से इजाज़त भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप फ़िक्र ना करें, मैं ऐसी-ऐसी रुकावटें खड़ी करूँगा कि ये भी क्या याद करेंगे। बस ठीक है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेजर जाहिद अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। टोनी गैंग को फ़ौरन बुलाओ यहाँ। शेरे। ओके सर, अभी लीजिए, एक ने कहा और सीढ़ियों की तरफ चला गया। इन्हें रस्सियों से बुरी तरह बांध दिया गया। ज़रा भी नरमी नहीं बढ़ती गई थी और सर पर 4 आदमी जदीद राइफ़लें लिए खड़े थे, लेकिन इंस्पेक्टर रहमान मिर्ज़ा ज़रा भी परेशान नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर वहाँ 20 आदमी और आ गए। ये सब के सब खतरनाक किस्म के गुंडे थे। टोनी, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया आया है? ये शख्स जो बंधा हुआ है ज़रूर इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा है। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मेजर जाहिद मुस्कुराया। तो फिर आप चाहते हैं हम इन्हें अपने काबू में कर लें, ये यहाँ से जाने ना पाएँ? बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारे एक बहुत मेहरबान दोस्त का ख्याल है कि हम इन्हें कैद में नहीं रख सकेंगे। क्या मतलब? क्या इनका ख्याल ये है कि ये यहाँ से फ़रार हो जाएंगे? हाँ, यही बात है। नहीं जनाब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसके फ़रिश्ते भी यहाँ से फ़रार नहीं हो सकते। भाई सोच लो, ये इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा हैं, अपने वक्त के बड़े-बड़े मुजरिमों को शिकस्त देने वाले। लेकिन ये मेरी कैद से किसी सूरत नहीं निकल सकते। बहरहाल तुम अपना पूरा इंतज़ाम कर लो और इन्हें खोलना भी नहीं है। इस सूरत में तो ये हरगिज़ फ़रार नहीं हो सकेंगे। हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, अब तुम जानो तुम्हारा काम। अगर ये फ़रार हो गए तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मेजर जाहिद अपने चंद साथियों को लेकर ऊपर चला गया। तहखाने में सिर्फ टोनी गैंग और इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा रह गए। इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा चंद लम्हे किसी सोच में गर्क रहे, फिर बोले, टोनी, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरह। फिर तुम किस तरह मुझे रोक सकोगे? वो बोले, जिस तरह भी हुआ रोकूंगा। इसने कहा, अदालत में मेरी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है, वरना इंस्पेक्टर जमशेद को वाकई कातिल करार दे दिया जाएगा। यही बॉस चाहते हैं और आपके अदालत में हाज़िर होने का ये मतलब लिया जाएगा कि आप चूँकि इंस्पेक्टर जमशेद की बेगुनाही साबित नहीं कर सके, इसलिए सामने ही नहीं आए, कहीं छुप गए हैं, जबकि मैं इनकी बेगुनाही जान चुका हूँ और अदालत में बयान देने के काबिल हूँ। सिर्फ बयान इंस्पेक्टर जमशेद को नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वो बयान आपका होगा। आपके बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं होगी। एक दोस्त तो यही कहेगा कि इसके दोस्त ने कत्ल नहीं किया और यहाँ से जो सबूत आपने हासिल कर लिए थे, इनको हम तल्फ़ कर चुके हैं। आग लगाकर राख गटर में बहा चुके हैं। आप इस राख को गटर से नहीं निकाल सकते, और अगर किसी तरह निकाल भी लें तो इस राख से फ़िल्म नहीं बना सकते। तब फिर मुझे यहाँ कैद रखने का क्या फ़ायदा? क्या ये बात तुम लोग के हक़ में नहीं जाती कि मैं अदालत में मौजूद होकर भी कुछ ना कर सका? हाँ शायद, लेकिन ये बड़ों की मर्ज़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसने कंधे उचकाए। तुम 20 हो टोनी, 20 के 20 कानून से माफ़ी पा सकते हैं और अच्छे शहरियों की तरह बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें कौन मुँह लगाएगा? सब हमसे नफ़रत करते हैं। तुम लोग किसी दूर दराज के शहर जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हो। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूँ और आप हमारे लिए कानून से सिफ़ारिश करेंगे? हाँ, और मेरी सिफ़ारिश मानी जाएगी, इंशाअल्लाह। नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं कर सकता और इसकी एक वजह है। और वो क्या? इंस्पेक्टर करमान मिर्ज़ा जल्दी से बोले, ये कि मैं जाबानी हूँ और मैं आप लोगों से शदीद नफ़रत करता हूँ। यही हाल मेजर जाहिद का है। हाँ, हम जानते हैं वो भी जापानी है और ये लोग, इसने इन अपने साथियों की तरफ इशारा किया, ये भी सब के सब जापानी हैं। गोया आप इस वक्त अपने बदतरीन दुश्मनों के नरगे में हैं। ओह, तब तो आज़ादी नामुमकिन है शायद शायद इन्होंने पूरी तरह मायूस होकर कहा। शायद नहीं, यकीनन कहो इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा, टोनी ने चहक कर कहा। ओह, इनके मुंह से बुझे बुझे अंदाज में निकला। इनका सर झुक गया, हाथ पैर इन्होंने ढीले छोड़ दिए और फिर वो ठंडे फर्श पर लेट गए। अचानक वो बोले, मैं आराम करना चाहता हूँ, कम से कम मुझे कोई कंबल तो दे दो। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजियत देना चाहते हैं, लिहाजा कंबल किस तरह दे सकते हैं? हम तो चाहते हैं तुम्हारे चारों तरफ बर्फ़ की सीलें खड़ी कर दें, लेकिन इस तरह तहखाने का दर्जा हरारत और भी गिर जाएगा और
खुद हम भी शायद नमूनिया का शिकार हो जाएंगे, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप इस तहखाने में कंबल के ख्वाब ज़रूर देख सकते हैं, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, टोनी ने जल्दी जल्दी कहा। उफ मालिक, ये मैं कहाँ फंस गया, शायद मैं इतना बुरा कभी नहीं फंसा होऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा, ना इतने बुरे कभी फंसे होंगे और ना आइंदा फंसेंगे, क्योंकि यहीं से बराह रास्त आपको मिस्टर जुडाल तक पहुंचा दिया जाएगा, जहां वो आपसे मुकाबला करेंगे। आखिरी मुकाबला? आखिरी मुकाबला? वह बड़बड़ाए। इन्हें फ़ारूक का ख्याल आ गया। ऐसे मौके पर वो ज़रूर कह उठता, ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है, और फिर इनकी आंखें बंद होती चली गईं। ये देखकर टोनी ने कहा, चच चच, इतना मशहूर आदमी बेचारा बिल्कुल हिम्मत हार गया। महमूद और खान सब इंस्पेक्टर राना के घर के सामने कार से उतरे। मकान तारीकी में डूबा हुआ था। मैं किसी पाइप वगैरह को देखता हूँ, आप यहीं ठहरे अंकल, महमूद ने कार से उतरते हुए कहा। इन्होंने सर हिला दिया। हर तरफ हू का आलम तारी था। किसी कुत्ते की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। महमूद ने मकान का जायज़ा लिया। कोई पाइप ऊपर नहीं जा रहा था। आखिर वो वापस आया और बोला, दरवाजे से ही जाना पड़ेगा अंकल। तो फिर चलो। वो कार से निकल आए। दोनों दरवाजे पर पहुंचे। महमूद ने घंटी का बटन दबा दिया। 1 मिनट गुजर गया, कोई ना आया। महमूद ने दूसरी मरतबा बटन दबाया। अंदर घंटी बजती रही। फिर इसने उंगली उठा ली। दूसरा मिनट गुजर गया, किसी ने दरवाज़ा ना खोला। शायद घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। सिर्फ घोड़े नहीं अंकल, गधे भी। सिर्फ घोड़े बेचकर सोने से इतनी गहरी नींद नहीं आती, महमूद ने जलकर कहा। और इस बार जो हाथ बटन पर रखा तो निस्फ मिनट तक रखे ही रहा, यहाँ तक कि अंदर से किसी ने चीख कर कहा, ये कौन पागल है, ठहरो मैं आ रहा हूँ। महमूद ने मुस्कुरा कर उंगली हटा ली और बोला, देखा अंकल, इन हजरत ने पहली 2 घंटियाँ भी सुनी थीं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला आकर। हाँ, इसने सोचा होगा चला जाएगा तंग होकर, मगर हम वो लोग कहाँ जो तंग आ जाते हैं, हम तो दूसरों को तंग कर देते हैं, खान रहमान ने खुश होकर कहा। लेकिन सिर्फ मुजरिमों को, अमन पसंद शहरियों को नहीं। हाँ, ये बात भी है। और फिर दरवाज़ा खुला। सब इंस्पेक्टर राना की सूरत दिखाई दी। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जवाब में इसकी ठोड़ी पर खान रहमान का एक भरपूर मुक्का लगा। वो दूसरी तरफ उलट गया। दोनों फ़ौरन अंदर दाखिल हो गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खान ने इसे गिरबान से पकड़ कर उठाया। इसका रंग फ़क हो चुका था, बदन थर-थर काँप रहा था। तो तुम कौन हो और क्या चाहते हो? खान ने एक और मुक्का इसकी नाक पर रसीद किया। इस बार वो ऐसा गिरा कि उठ ना सका और बेहोश हो गया। महमूद ने इसकी आँख का पपोटा उठा कर चेक किया कि कहीं बंद तो नहीं रहा, लेकिन वो तो सचमुच बेहोश हो चुका था। आप इसके पास ठहरे, मैं अंदर होकर आता हूँ। लेकिन भई, यहाँ ठहरने की क्या ज़रूरत है? ये आध घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, और होश में आने के बाद भी काफ़ी देर तक कुछ करने के काबिल नहीं होगा। तो फिर आइए, देखा जाएगा, महमूद ने दबी आवाज़ में कहा। दोनों मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। एक कमरे में रोशनी नज़र आई। कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे। एक बिस्तर पर एक औरत लिहाफ ताने सो रही थी। ये ज़रूर राना की बीवी थी। इन्होंने पूरे कमरे की तलाशी शुरू की। एक एक चीज़ का जायज़ा लिया और फिर इन्हें राना की डायरी मिल गई। जल्दी जल्दी इसकी वर्क गर्दानी की। ना तो इन्हें वर्क गर्दानी की तो इन्हें कुछ काम की चीज़ें नज़र आ गईं। बस अंकल, निकल चलिए, महमूद ने सरगोशी की। वो बाहर निकले। सब इंस्पेक्टर राना जूं का त्यों पड़ा हुआ था। वो कार में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। भाई, ये मुहिम तो बहुत ही आसान साबित हुई है, खान रहमान बोले। जी हाँ, अच्छा ही हुआ। अगर मुश्किल होती तो हम कोई उलझन मोल ले सकते थे। उलझनों में बस यही तो मुसीबत है, मुफ्त तो मिलती ही नहीं। खान-ए-मान ने मुँह बनाया। आए हैं अंकल, ये जुमला आपने अदा किया है? नहीं, फ़ारूक की रूह ने, शायद वो मेरे अंदर हलूल कर गई है। अरे बाप रे! महमूद काँप गया। ऐन इसी वक्त खान-ए-मान ने ब्रेक लगाया। सड़क के बीचों बीच कोई इंसान पड़ा था। अरे बाप रे! क्या किसी लाश से मुलाकात होने वाली है? खान-ए-मान ने घबरा कर कहा। अल्लाह अपना रहम फरमाए। हम इस वक्त रुके बगैर घर पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि डायरी हमारे लिए काफ़ी अहम है। खैर, मैं सड़क से उतर कर गुजरने की कोशिश करता हूँ, इन्होंने कहा और आगे बढ़े। फिर इन्हें रुक ही जाना पड़ा। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाइयाँ थीं। मुझे तो ये जाल मालूम होता है, महमूद ने कहा। फिर जल्दी से बोला, अंकल फ़ौरन कार को बैक करें। खान ने कार को तेज़ी से बैक करना चाहा, लेकिन इन्हें इस तरफ भी रुक जाना पड़ा। सड़क के इस तरफ अब एक कार तिरछी खड़ी नजर आई। ऐसे में सड़क पर लेटा हुआ आदमी भी उठ गया। इसके हाथ में एक राइफल थी। इसने घुरा कर कहा, हाथ उठा दो, अब तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं होगी। ये मंसूबा आम जहन ने तरतीब नहीं दिया, इसने हर इम्कान को नज़र में रखा है। अब जो इन्होंने दाएं बाएं देखा तो इस तरफ भी राइफलें नजर आईं।
क्या हो गया है भाई? खान रहमान बड़बड़ाए। बस अंकल, हमें जिराल हो गया है, महमूद ने मुंह बनाया। इनकी तलाशी लो भाई, मालूम तो हो ये राना के घर से क्या कुछ ले कर आए हैं। ये जुमला सुनकर महमूद मुस्कुराया। यहाँ वो अक्लमंदी दिखा गया था। डायरी इसने खान रहमान की कार के खुफिया खाने में रख दी थी और ये खाना प्रोफेसर दाऊद ने बनाया था, लिहाजा इस खाने का सुराग लगाना आसान काम नहीं था। इन्होंने अच्छी तरह तलाशी ली। फिर एक ने कहा, राना के घर से उड़ाई हुई कोई चीज़ नहीं मिल सकी जनाब। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वहाँ से खाली हाथ आ गए? एक आदमी ने कहा, ऐसा ही मालूम होता है। नहीं, फिर तलाशी लो। एक बार फिर पूरी कार को देख डाला गया। आखिर इसी आदमी ने कहा, यूँ बात नहीं बनेगी, इन्हें राना के घर ले चलो। राइफलों के घेरे में इन्हें राना के घर तक लाया गया। राना अब तक बेहोश पड़ा था। अब इसे होश में लाने की तदबीर की गई। आखिर इसने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही हैं। हम इनको पकड़ लाए हैं जिन्होंने आप पर हमला किया था। तो तुम कौन लोग हो? राना ने घबरा कर कहा। मेजर जाहिद के ख़ास आदमी। हम आपकी निगरानी पर मुकर्रर किया गया था। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तलाशी लेने से पर इनके पास से कोई चीज़ नहीं मिली। आप ज़रा अपनी चीज़ों का जायज़ा लें, कोई चीज़ गायब तो नहीं है? रेहाना ने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को चेक करना शुरू किया। आखिर इसने चौंक कर कहा, अरे, ये मेरी डायरी गायब है। बहुत खूब। ये कहाँ है डायरी? तलाशी ले तो चुके हैं, अगर हमारे पास होती तो मिल ना जाती। ये इस तरह नहीं बताएंगे। पहले तो इनमें से इनके मुक्कों का बदला लूँगा। ये कहकर राना आगे बढ़ा। इसने एक मुक्का खान रहमान की ठोड़ी पर और दूसरा नाक पर मारा, लेकिन खान रहमान दोनों मुक्के साफ बचा गए। बस भाई, तुम अपना हिसाब बराबर कर चुके हो। जब तक मुक्के लग नहीं जाते हिसाब बराबर नहीं होगा, वो गुर्राया। अच्छा, तो फिर और कोशिश करो। इसने ताबड़तोड़ मुक्के शुरू कर दिए, लेकिन खान रहमान झुकाई पर झुकाई देते चले गए। ऐसे में एक बार इन्हें गुस्सा भी आ गया और के एक लात राना के रसीद कर दी। वो मुंह के बल गिरा। उठा तो मुंह लहू लहान हो रहा था। मेरा ख्याल है राना, तुम अपना बदला फिर ले लेना। पहले इनसे डायरी के बारे में पूछ लें। नहीं, पहले मैं अपना बदला लूँगा। इसे दोनों तरफ से पकड़ लो। तो फिर ये तरकीब पहले क्यों नहीं की थी? इनमें से एक ने हंस कर कहा, मेरा दिमाग चल गया था ना। राना भिन्ना कर बोला। चार आदमियों ने दो तरफ से खान रहमान को पकड़ लिया। राना किसी मस्त हाथी की तरह झूमता झामता आगे बढ़ा। फिर इसने दौड़ कर सर की टक्कर खान रहमान के मुंह पर मारने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम से गिरा। इस बार महमूद की सरकारी टांग चल गई थी। इस टांग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये मौका बेमौका चल जाती है, महमूद गुनगुनाया। राना साहब, अब क्या हुआ? मैं इन लोग को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्राया। लेकिन मिस्टर जिराल का हुक्म है, हम लोगों को ज़िंदा इनके हवाले किया जाएगा। महमूद मुस्कुराया। तो फिर अदमुआ तो कर ही सकता हूँ। हाँ ज़रूर, लेकिन पहले हम इनसे डायरी का पता तो मालूम कर लें। अच्छी बात है। हाँ भाई, वो तो रनत थे, ये हम हैं। ना बताने की सूरत में राइफलों के बट मुंह पर लगेंगे। सवाल ये है कि बताएं क्या? ये कि डायरी कहाँ है? हमारे पास नहीं है, महमूद बोला। तो फिर ये आए बट। इन्होंने राइफलें तान ली। कुल 8 थे तादाद में। आइए बट साहिबान, महमूद घबरा कर बोला। जो ही राइफलों के बट इनकी तरफ बढ़े, वो झुकाई दे गए और फिर निकलते चले गए। अरे अरे, पकड़ो इन्हें, राना चिल्लाया। दोनों सर पर पैर रख कर भागे। अब हम रुकेंगे नहीं अंकल। लेकिन भाई, वो गाड़ी में ताक़ुब करेंगे। हम गलियों में घुस जाएंगे, लेकिन इनके हाथ नहीं आएंगे। ओह, वो खानेमान ने डायरी के बारे में कहना चाहा। खामोश रहिए अंकल, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन हम इस वक्त किस कमरे में हैं? खानेमान के लहजे में हैरत थी। तो क्या हुआ अंकल? क्या सड़कों की दीवारों के कान नहीं हो सकते? तो पता नहीं, इनके मुंह से निकला। तो फिर वो सर पर बाहर निकले और सड़क पर बाहर निकले और सर पर पैर रखकर दौड़ते चले गए। अंधाधुंध गलियों में मुड़ते चले गए। कुछ देर तक इनके पीछे कदमों की आवाज़ आती रही। फिर वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई, गोया इन्होंने दुश्मनों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हम तो बचकर आ गए, लेकिन डायरी भी तो गाड़ी में छोड़ आए हैं। तो क्या हुआ अंकल? हम अंकल अकराम को भेजकर गाड़ी मंगवा लेंगे। वो लोग तो अब वहाँ मिलेंगे नहीं। ओह, राना, खानमान बोले। वो भी गायब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर घर में थे। इन्होंने अकराम को गाड़ी के बारे में हिदायत दी। थोड़ी देर बाद इन्हें अकराम का फ़ोन मिला। सब इंस्पेक्टर राना का घर खाली मिल पड़ा है, वहाँ पर अब कोई भी नहीं। लेकिन अंकल, हमने तो आपको सब इंस्पेक्टर राना की गिरफ्तारी के लिए नहीं, गाड़ी के बारे में कहा था। यही तो बताने लगा हूँ, यहाँ गाड़ी भी मौजूद नहीं है। इसने कहा। क्या कहा? गाड़ी मौजूद नहीं है? ओह, इसका मतलब है वो गाड़ी ले गए। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है?
धत तेरी की, ये तो कुछ भी ना हुआ। हम अच्छे भले कामयाब हो गए थे। अदालत में वो डायरी हमारे बहुत काम आती। हमने गलत पार्टी को भेजा। अगर मैं अंकल के साथ जाता तो कभी गाड़ी वहाँ छोड़ कर ना आता, या कम से कम डायरी इसमें से ज़रूर निकाल लाता। फारूक ने मुंह बनाया। तो अब जाकर गाड़ी को तलाश कर लाओ, महमूद ने जलकर कहा। फिर वो अकराम की तरफ मुतवज्जा हुआ। हेलो अंकल, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अंकल की गाड़ी को तलाश करवाया जाए। मुझे डर है वो लोग कहीं गाड़ी को आग ना लगा दें, क्योंकि जब इन्हें इसमें से डायरी नहीं मिलेगी तो जान जाएंगे कि डायरी गाड़ी में किसी खुफिया जगह रखी है, और इसको ज़ाया करने का इनके पास बस यही एक तरीका रह जाएगा कि गाड़ी को आग लगा दें। अरे बाप रे, मेरी प्यारी गाड़ी। खान रहमान ने आह भरी। आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं पूरी शहर में चेकिंग शुरू कराता हूँ। शुक्रिया अंकल। अगर हम वो डायरी हासिल ना कर सके तो फिर बहुत मुश्किल होगी। अल्लाह अपना रहम फरमाए। ये कहकर अकराम ने रिसीवर रख दिया। अभी तक हम कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अरे हाँ, अंकल कामरान मिर्ज़ा भी तो अभी तक नहीं आए। महमूद चौंका। नहीं, इन्होंने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, और अब्बाजान का भी कोई पता नहीं है। इन हालात में तो केस हमारे खिलाफ जाएगा। आखिर जिलाल का तरतीब दिया हुआ मंसूबा है, कोई मजाक तो नहीं है। मेरे जहन में एक खौफनाक ख्याल सर उभार रहा है। फरजाना बड़बड़ाई। मेहरबानी फरमाकर फरजाना, इस खौफनाक ख्याल का सर कुचल दो। ऐसे ख्याल को सर उभारने का मौका देना आबैल मुझे मार देने के बराबर है। बस करनी ही कतरा जाओ। फारूक ने जल्दी जल्दी कहा। भाई पहले सुन तो लो। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुराए। ख्याल ये आ रहा है कि अगर अंकल कामरान मिर्ज़ा भी अपनी मुहिम से लौट कर ना आए, वो डायरी भी हमें ना मिली, और अब्बाजान का भी कोई पता ना चला, तो हम क्या करेंगे। सब्र और शुक्र, फारूक ने फ़ौरन कहा। चुप रहो, कोई काम की बात भी कर लिया करो। महमूद ने तिलमिलाकर कहा। यानी सब्र और शुक्र करना काम की बात है ही नहीं, ये तो बुरी बात है भाई। आफ्ताब ने फारूक का साथ दिया। जियो आफ्ताब, मज़ा आ गया। फारूक चहका। हमारे परेशानी के हम सब का बुरा हाल है, और ये हजरत कह रहे हैं कि मज़ा आ गया। आसिफ जल गया। इसी का नाम तो ज़िंदगी है, क्या समझे। कल अदालत में वजाहत करना ज़िंदगी क्या है, ये तो मैं इस वक्त भी बता सकता हूँ, बल्कि शेर की सूरत में बता सकता हूँ। फारूक बोला। बहुत खूब फारूक, हो जाए ज़िंदगी पर एक अदद शेर। तो फिर सुनिए। रुला कर हाय आंसू पूछती है, अरे ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। भाई वाह, बहुत खूब, सब ने इसे दाद दी। लेकिन ये मेरा शेर कब है, इसने घबरा कर कहा। कोई बात नहीं, अब अपना सुना दो। प्रोफेसर दाऊद ने खुश होकर कहा। अफसोस अंकल, मैंने आज तक कोई शेर नहीं कहा, और ना कहूँगा। पहली बात तो ये कि मेरा नाम अफसोस अंकल नहीं है, और दूसरी बात ये कि क्यों नहीं कहोगे। शेर कहने का शऊर ही नहीं है। हर किस्म का शऊर जासूसी के शऊर ने छीन लिया है। गोया तुम्हारे दिमाग में शऊरों की लड़ाई हुआ करती थी। आफ्ताब घबरा गया। घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरे दिमाग का कोई शऊर तुम्हें टक्कर नहीं मारेगा। फारूक ने मुंह बनाया। मेरा ख्याल है हमें कुछ करना चाहिए। इन बातों से हम सुबह पेश होने वाले केस के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अलजबरा में थोड़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब भी फ़र्ज़ करें। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। फिर वही बात, यहाँ कोई बात मुकम्मल करने दे तब ना। महमूद जल गया। अच्छा, अब जब तक महमूद बात मुकम्मल ना कर ले, कोई ना बोले, क्योंकि हमें बहरहाल ये फ़ैसला करना है कि हमें अब क्या करना चाहिए। प्रोफेसर दाऊद ने हुक्म देने के अंदाज में कहा। यह आपका हुक्म है या नसीहत। आफ्ताब बोला। देखा अंकल, भला मैं यहाँ कोई चुप रह सकता है। महमूद ने शिकायती अंदाज में इख्तियार किया। अब जो कोई भी बोलेगा इसे जुर्माना होगा, प्रोफेसर दाऊद ने कहा। लेकिन कितना प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बताया ही नहीं। खान रहमान मुस्कुराए। हद हो गई खान रहमान, तुम भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। ओह, मैं तो अब हरगिज़ नहीं बोलूँगा। एकदम खामोशी छा गई। महमूद ने सुकून का सांस लिया, फिर कहने लगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं अंकल लौट कर नहीं आते, अब्बा जान का भी कोई पता नहीं चलता, डायरी भी नहीं मिलती। इन हालात में हमें क्या करना है, ये सोच लिया जाए। सोच लिया, फरजाना ने चुटकी बजाई। हैरत है, इतनी जल्दी सोच लिया। महमूद बोला। इसमें हैरत या एतराज़ की क्या गुंजाइश है, तुम सुन लो बस। अच्छा बोलो। महमूद ने इसे घूरा। अपने वकील को तमाम हालात बताकर इनसे दूसरे दिन की तारीख लेने के लिए कहेंगे। वो अदालत में हालात बताकर तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगे। चलो मान लिया, हम तारीख ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम मैदान में निकलेंगे। तो इसी वक्त क्यों ना निकल खड़े हों। ठीक है, इसी वक्त निकलना बेहतर रहेगा, लेकिन इससे पहले वकील साहब से मशवरा कर लिया जाए। इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ से जालिब खाकवानी वकील को पेश होना था। वो शहर के बेहतरीन वकील तो थे ही, इंस्पेक्टर जमशेद के गहरे दोस्तों में से भी थे। अब महमूद ने इन्हें फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हम आपके मशवरे की सख्त ज़रूरत है। महमूद ने कहा। मैं भी आप लोगों की तरफ ही आने वाला था, तो फिर मेहरबानी फरमा कर यहीं आ जाएं।
अच्छा ठीक है। और फिर आध घंटे बाद जालिब खाकवानी इनके सामने बैठे थे। इन्हें तमाम हालात सुनाए गए। सवाल ये अंकल कि अब क्या किया जाए, क्या आप 1-2 दिन के बाद की तारीख ले लेंगे? दूसरी पार्टी बहुत ताकतवर है, इन्होंने अदालत पर पूरा दबाव डलवाया है, जज साहब यही कहेंगे कि कार्रवाई हो। इस सूरत में हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। असल मसला है इंस्पेक्टर जमशेद साहब का। इनकी गैर हाज़िरी हमें उलझन में डाल देगी। मुखालिफ फरीक का वकील कहेगा कि वो मफरूर हो चुके हैं, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाए, बल्कि इन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जाए। दूसरी ये कि अदालत इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा के बारे में भी दरियाफ्त करेगी, क्योंकि तफ्तीश पर इन्हें मुकर्रर किया गया है, वो भी गायब होंगे। इस तरह हालात हमारे खिलाफ जाएंगे। इसीलिए तो आपको बुलाया है। खानेमन जल्दी से बोले। दिन निकलने में अभी 8 घंटे बाकी हैं, आप ये 8 घंटे क्यों ज़ाया करते हैं? वकील साहब बोले। बात बिल्कुल माकूल है और मेरा मशवरा यही था, महमूद बोला। लेकिन हम कहाँ जाएं, क्या करें? इस पर गौर कर लेते हैं। इंस्पेक्टर कामान मिर्ज़ा मेजर जाहिद की तरफ गए थे। तुम लोग खुफिया तौर पर मेजर जाहिद और इसके घर को क्यों चेक नहीं करते? तजवीज़ बहुत माकूल है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर राना बिल्कुल गायब है, लिहाजा इसे तलाश करना मुश्किल काम साबित होगा। वो बोले, ठीक है, हम मेजर जाहिद को चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मेरा ख्याल है अंकल अकराम, आप सब इंस्पेक्टर राना की तलाश में भी मदद कर सकेंगे। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, अकराम ने कहा। वो भी यहीं पहुंच गया था। प्रोफेसर अंकल यहीं ठहरेंगे? इस वक्त हमारा हेडक्वार्टर ये घर ही है, लिहाजा हेडक्वार्टर में किसी का रहना ज़रूरी है। हम तो सब लोग मेजर जाहिद की खबर लेंगे और अंकल अकराम अपने मातहतों के साथ सब इंस्पेक्टर राना और गुमशुदा गाड़ी की तलाश में निकलेंगे। ओके, वो मुस्कुराए।